नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। आज दोस्तों हम 15 मार्च का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के इम्पोर्टेंट मैथ के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 28 दिसंबर से लेकर 14 मार्च तक के सभी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, सभी पेपर लाइन से मिल जाएंगे। और आज का जो हमारा पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं। और आप दोस्तों अपनी तैयारी को जारी रखिए। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो भी कैंडिडेट स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी समय है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाकर अपनी तैयारी को रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइएगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी टेक्स्ट बुक पर फ्लैश सेल के अवसर पर आपको 12 की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, यानी 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। साथ ही साथ यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम 39 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। ये टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। इसमें 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, चाहे आप एससी की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास के अंतर्गत ये मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भुजाएं दी होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां पर ए बी सी तो क्या है, आपकी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। और एस क्या है, एस क्या है, जो ये भुजाएं हैं इनकी वैल्यू दी होगी। इन तीनों को जोड़कर आप यदि 2 से डिवाइड करते हो तो वो एस आता है। तो ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो चुका है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर भुजाएं आपकी यदि सबको जोड़ते हो तो 23 आता है बटे 2, तो 11.5 आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा। अब आगे आपको इसके अंदर मान रखना पड़ेगा। अब देखो, हमारा मान पॉइंटों में आए और आपको अंडूट लेना है। तो देखो, वैसे तो दोस्तों आपको ये सवाल है ना सबसे लास्ट में वहां पर अटेम्प्ट करना चाहिए जब आपके पास टाइम बचे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में मान आया है। अब अंडरूट के अंदर भी मान है और पॉइंट के अंदर मान है, यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो निकालना काफी हार्ड है। और बाकी फिर ऑप्शन भी देखो सारे पास पास दिए गए हैं आपको, 12.30, 12.50, तो काफी नजदीक ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो कैसे करेंगे। करने की यदि बात आए, 11.5 आ जाएगा। अब यदि आप इसको ए घटाओगे, 11.5 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, ये आपका 6.5 बच जाएगा। उसके बाद में 7 घटाओगे तो 4.5 बच जाएगा। और 11 घटाओगे तो 0.5 बच जाएगा, ये बचेगा। अब यहाँ पर जितने भी दशमलव है उनको हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, 11, 115 बचेगा, फिर 65 बच जाएगा, 45 बच जाएगा और एक 5 बच जाएगा। कितनी दशमलव हटी टोटल यहाँ से 4 स्थानों के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक स्थान, यहाँ पर एक स्थान, तो टोटल 10 की पावर 4 आ जाएगा नीचे। अब 10 की पावर 4 अंडरूट के अंदर है, अंडरूट से बाहर आएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। एक तो ये बाहर आ चुका है। अब बात करते हैं 115। 115 को आप लिख सकते हो 23 इंटू 5। 65 को आप लिखोगे 13 इंटू 5। और 45 को हम कह सकते हैं 9 इंटू 5। और एक 5 आपका खुद है। तो अब देखो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, ये दो जोड़ों में से एक बाहर आ जाएगा। एक 5 यहाँ पर, एक 5 यहाँ पर है, तो बाहर आएगा, एक 5 बचेगा। और 9 यहाँ पर है, 9 का अंडर रूट कितना हो जाता है, 3, तो ये सब बाहर आ जाएंगे। 10 की पावर 2 और क्या बाहर आएगा, हम कहेंगे 2 5 बाहर आएंगे, एक 3 बाहर आ जाएगा। फिर अंदर बचेगा आपका 23 और 13, इतना बच जाएगा अंदर। अब ये मान सॉल्व नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 23 और 13 दोनों का ही अंडर रूट नहीं होता है। तो 10 की पावर 2 तो एक बचा आपके पास। ऊपर आपके पास आ गया है 25 इंटू 75 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे, अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 299 हो जाएगा। अब देखो 299 की यदि बात आई है
तो 299 से छोटा स्क्वायर कौन सा होता है? हम कहेंगे 17 का स्क्वायर होता है 289, और यदि इससे बड़ा बात करें 18 का स्क्वायर होता है 324। तो यदि बात करें कि यदि मैं इसको 17 लिखूं, मेरा मान कितना है 299 है, और 17 का स्क्वायर कितना है 289, तो हम लिख देते हैं 17 प्लस, यानी 17 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मैं इसको यदि लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख लेते हैं। तो नीचे तो आपका 100 हो गया, 10 की पावर 2 को हम 100 लिख सकते हैं, ऊपर आपका 75 हो गया, और इसको मैं लिख देता हूँ 17। 17 से कुछ ज़्यादा होगा तो हम इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि 17 से प्लस आएगा। 17 तो किसका है 289 का, तो 299 का 17 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो इसलिए प्लस लगा दिया आगे। अब आप क्या करो, पहले काटो मत, काटोगे तो फिर भाग देना पड़ेगा, तो 17 को 75 से मल्टीप्लाई करो। 17 5 कितना होता है 85 का 5, 8 आई हासिल, 17 7 119 होता है, 17 7 119, 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। तो ये 12 26 12 19 और हाँ 119, और आप कितना जोड़ोगे 8 जोड़ोगे इसके अंदर, तो ये आपका 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इतना मान आ गया, ठीक है, क्योंकि नीचे जो जीरो थी तो पॉइंट लगा दिया प्लस, यानी कि इससे आपका प्लस था, हमारा प्लस का मतलब इससे कुछ ज्यादा मान आएगा। तो इससे ज्यादा वाला ऑप्शन देखते हो तो एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर 3, लेकिन फिर भी काफी क्लोज है ऑप्शन। तो आप सबसे पहले इसको करके देखो मेरे कराने से पहले कि क्या आप इसको कर पा रहे हो, फिर आप सॉल्यूशन चेक करो। सवाल नंबर 7 की बात करते हैं। साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 15 का मान वैसे तो आपको याद होना चाहिए, साइन 15 का मान आपको याद होना चाहिए, क्या होता है √3 माइनस 1 बटे 2 √2, ये होता है। तो ये मान होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब क्या करना है आपको, कौन सा मान आया, कोई भी मान इसमें से नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे पास है साइन 15 का मान। तो यहाँ पर यदि आप देखते हो तो नीचे सब में देखो क्या है, अंडर नहीं है, तो नीचे से अंडर गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या हुआ, ऊपर बन चुका है √6 और एक √2 बन चुका है, नीचे आपका 4 बन चुका है। तो ये आ गया आपका मान, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अब यदि याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम, तो हम कहेंगे कि साइन 15 था, साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 30 लिख सकते हो साइन 15 को। अब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे, आप कहोगे साइन 45 कोस 30, फिर माइनस है बीच में तो माइनस आ गया, अब क्यू आर कोस 45 और साइन को 30 कर दोगे। अब इन सब की आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1/√2 हो गया, ये आपका 1/2 हो गया, और इसको लिखोगे 1/√2, और कोस 30 का मान तो होता है √3/2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अब आपको इसको यदि सॉल्व करते हो तो ऊपर तो आ जाएगा 3 - 1, नीचे 2 √2 आ जाएगा, वही मान आ जाएगा, फिर आपको वही काम करना पड़ेगा। तो ये हो चुका है हमारा। बाद में क्या करेंगे हम, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे और मान निकाल दोगे। तो एक्चुअल में देखो, यदि आपको वैल्यू याद नहीं है तो कुछ टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, आपको लग सकता है 1 मिनट लग सकता है। यदि फॉर्मूला भी याद नहीं है तो फिर और थोड़ी सी टाइम लगेगा। तो इसलिए आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें कोस की भी वैल्यू याद होनी चाहिए। कोस का मान क्या होता है, तो हम कहेंगे √3 प्लस कोस 15 डिग्री का मान। कोस 15 का मान क्या होता है √3 प्लस 2/2 ये होता है। तो बस साइन 15 और कोस 15 में प्लस माइनस का अंतर है। एक वैल्यू और याद होनी चाहिए कि tan 15 का, इसका भी यूज आता है। tan 15 का क्या होगा, आप साइन और दोनों को भाग दे देते हो, तो ऊपर तो 3 √3 - 1 और नीचे √3 + 1 हो जाएगा, ये tan 15 का मान होता है। तो ये तीनों मान आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़े, सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। किसी मध्यम असमितीय बंटन, यानी एक बंटन सारणी दी गई है, उसमें बहुलक और माध्य के मान क्रम से इतने दे रखे हैं, और माध्यिका का मान पूछा गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हम कहते हैं बहुलक बराबर 3 × माध्यिका -2 माध्य, ये होता है। ये m को मैंने माध्यिका को m से दर्शा दिया गया है।
ठीक है, आप ध्यान रखना ये m क्या है, माध्यिका है, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये माध्यिका को मैंने दर्शाया गया है। अब बहुलक की वैल्यू आप रखोगे कितनी देर की है, 25.2, ये आपका 3m है। और माध्य की बात करते हैं तो आपको 27.5 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब आपका 3m को तो एक साइड रखा, इस 55 को उधर लेके चला गया तो ये आपका 80.2 आ गए। अब आप जब इसमें 3 का भाग देना है, आपको 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर आपके पास 20 बचा, 6 बार भाग जाएगा, फिर पॉइंट लगी हुई है, उसके बाद में 22 आ गया, 22 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 21, अब 10 बच गए, 10 बच गया तो 3 बार 9 आ जाएगा, अब 9 आ गया, फिर वापस 3 3 3, इस प्रकार से चलेगा। तो कितना लगभग है, 26.73.333, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो जितने पॉइंट के बाद दिया गया आप देख लो, 2 के बाद दिया गया है तो इतना हो गया 26.73, 26.73, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 24 ये दे रखा है, इसमें x का मान बताना है, तो x देखो आपका यहाँ पर दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इससे जो भी संख्याएं दूर है उनको पहले दूर करते जाएंगे, राइट साइड में लेते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले ये इनके सब में आपस में इनटू या भाग में दे रखी है, यानी गुणा में या भाग में दे रखी है। सबसे पहले ये दूर है माइनस प्लस में, तो सबसे पहले इसको उधर ले जाएंगे। अब देखो मैं इसको सबसे पहले तो मिश्र भिन्न को सबको भिन्न में चेंज कर लेते हैं। इसको करोगे आप 5 6/5 आ जाएगा, उसके बाद में ये 12 14/4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका भाग था, ये हो जाएगा 4 7/3 7/4। इसके बाद में आपका दे रखा है x प्लस ये आपका 25/8 हो जाएगा, और भाग 8/7 बराबर 1। अब सबसे पहले देखो ये सबसे दूर है भाग में क्या माइनस में है, इसके आगे किसका साइन है, हम कहेंगे प्लस का साइन है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ, बाकी हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 14/4 बचा एक, तो साथ के साथ देखो इस भाग के जो साइन है इसको मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज करोगे आप, तो जो इसके बाद में वैल्यू है वो उल्टी हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यदि इसको इनटू में चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू दे रखी है आपको वो 1/में आ जाएगी, x/25/8 इस प्रकार से हो जाएगी। और इसको चेंज करोगे तो ये 7/8 हो जाएगा। सबको मैंने चेंज कर दिया, उसके बाद वाली वैल्यू को पलट दिया है, और साथ में हमने क्या किया था, 6/5 को इधर लिया है, ये आ गया आपका। तो राइट साइड में अब आपका क्या हो जाएगा, 5, ये आपका यहाँ से 5, तो -1/5 आ जाएगा, राइट साइड में तो आपको -1/5 आ जाएगा, और इधर भी आपका माइनस में है, और साथ में ये दे रखा है, तो 4 से तो एक 4 कट जाएगा यहाँ पर, और 7 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 बचा है, 2 बचा है एक, तो ठीक है, एक आपका 7/8 बचा है, और बाकी भाग में हमारे पास x प्लस 25/8 ये बचा है, ये इसके बराबर दे रखा है, आपको बराबर के बराबर दे रखा है। तो माइनस से यहाँ माइनस कट जाएगा, और अच्छे से लिख देते हैं इसको बराबर में, सही से नहीं, -1/5 था, ये माइनस से माइनस कट गया। अब और क्या कट रहा है, देखो इस वाले पद को, x वाले पद को छोड़कर आप बाकी सारी संख्याओं को उधर ले जाओ, साथ के साथ मैं इसको काट भी देता हूँ, ये 4 से कट जाएगा। आपके पास बचा 1/x प्लस 25/8, बाकी संख्याओं को 1/5 था। अब ये देखो 7 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, 4 नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा, इस प्रकार से हो गया। इनको यदि और करते हैं तो ये 4 आपका कितना आ जाता है, 35 आ जाता है। अब हम यदि इसको उल्टा करते हैं, क्योंकि 1/में है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा करना पड़ेगा हमें, और इसको यदि व्युत्क्रम करते हैं तो ये 8/25 हो जाएगा। 8/25 क्या होगा, ये तो 25/8 ही रहेगा, 25/8, इधर ये उल्टा हो जाएगा, यानी 35/4। देखो ये 1 समथिंग था, तो हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पलटेंगे। लेफ्ट साइड में क्या हो गया, ये संख्या ऊपर आ गई, और इधर 35 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया, हो गया उल्टा। अब x का मान आपको निकालना है, इसको उधर ले जाओ, तो आपका एक तो 35/4 है, ये आपका 25/8 उधर चला गया,
अब आप करते हो तो एलसीएम आपका 8 आता है, 70 माइनस 25 करोगे कितना बचेगा, ये आपका 45/8 आ जाएगा, 45/8 आ जाएगा। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो भाग देके देखो कितनी बार जा रहा है, 8 5 है 40 और फिर 5/8, ये आपका मान आ गया। एक्स का मान कितना आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। सवाल नंबर 33 की बात करें, ए और बी एक कार्य को क्रम से 56 और 70 दिन में पूरा कर सकते। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया और बी ने बचे हुए शेष काम को 34 दिन में पूरा किया। तो ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया। ओके, 34 दिन में पूरा किया बचे हुए काम को। देखो ए और बी दो लोग हैं, ये 56 में काम को कंप्लीट कर सकता है, ये 70 में काम को कंप्लीट कर सकता है। दोनों का यदि हम एलसीएम लेते हैं कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, बात करते हैं 7 से 7 8 होता है इसका टुकड़े तो, और 70 का हो जाएगा 7 × 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 तो आपका कॉमन आ गया, यहाँ से फिर 2 और कॉमन आ जाएगा, 4 और 5 बचेगा, तो ये आपका 20 हो गया है, 20 दूनी 40 हो गया है, 40 और 7 280 हो गए, यानी 280 इनका एलसीएम आ गया है। इसी को हम टोटल वर्क कहते हैं, टोटल वर्क आ गया। 56 का जब आप इसके अंदर भाग दोगे कितना बचेगा, 56 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 बार आ जाएगा, और 70 का भाग दोगे तो 4 बार आ जाएगा। ये आपके आ चुके हैं। ये क्या, ये आपकी इफिशिएंसी या क्षमता आ गई है एक दिन की, ये 5 बनाता है तो बी 4 बनाएगा। अब देखो बी ने बचा हुआ काम है ना कितने दिन में कंप्लीट किया, 34 दिन में काम कंप्लीट किया। यानी दोनों ने स्टार्टिंग में 7 काम करना स्टार्ट किया और बाद में फिर बी ने, यानी ए ने छोड़ दिया काम को और बी ने 34 दिन में बचे हुए काम को किया। तो ए बी है ना जो एक दिन में 4 बनाता है, तो 34 दिन में उसने कितना बनाया, हम कहेंगे 34 × 4 बना देगा बी। 34 दिन की यदि बात की जाए तो 34 × 4 बना देगा, ये कितना होगा 16 और 4 12 1 13 136 बना दिए। टोटल काम कितना था 280 था, 136 यदि आप घटाते हो तो रिमेनिंग वर्क की बात करें तो कितना आ गया, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया, एक आई हासिल, तो यहाँ से 4 आ जाएगा और 144 हमारा रिमेनिंग वर्क बच चुका है। इसको दोनों ने मिलकर किया होगा तो समय कितना लगेगा जब दोनों मिलकर कर रहे हैं, कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ा, ए ने काम छोड़ा, उससे पहले तो दोनों ने साथ किया, यानी 144 काम है दोनों ने साथ किया है, क्योंकि उसके बाद 136 यूनिट तो बी ने बनाई है और बची हुई 144 यूनिट स्टार्टिंग में जो 144 यूनिट थी वो ए और बी ने मिलकर बनाई थी। तो टोटल काम 144 बचा है, ये दोनों ने साथ किया था, दोनों को साथ 5 + 4 करते हो तो एक दिन में 9 बनाते हैं। 9 का यदि आप भाग देते हो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी उनको 16 दिन लगे थे। ए कितने दिन बाद काम छोड़ा है, 16 दिन बाद काम छोड़ा है, ऑप्शन नंबर 2 हो गए। सवाल 35 की बात करें, 20,609 की धनराशि को ए और बी के बीच इस प्रकार से विभाजित करें कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष बाद एक द्वारा प्राप्त मिश्रधन और समान ही दर पर 9 वर्ष बाद बी द्वारा प्राप्त मिश्रधन बराबर है। यानी मिश्रधन बराबर है, चक्रवृद्धि ब्याज है, दर समान है, 7 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 9 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर है, और टोटल धनराशि इतनी है जो ए + बी के बराबर है। तो देखो ए + बी किसके बराबर है, सुनो, इसको इस प्रकार से विभाजित करना है कि ए का मिश्रधन, अब देखो 2 साल का मिश्रधन या 3 साल का मिश्रधन हमारे लिए निकालना इतना मुश्किल हो जाता है। ब्याज मिश्रधन की बात करें चक्रवृद्धि में, वो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर 7 वर्ष का दे रखा है, यहाँ पर 9 वर्ष का दे रखा है। जब भी इतना ज़्यादा दे आपको तो आपको किसका यूज करना है, फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि बाकी तो हम वैसे तो निकाल नहीं सकते, फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि मूलधन × 100 + दर बटे
100 और ऊपर जितना समय दे रखा है वो हो जाता है। तो पहला मूलधन ए है और दर कितनी है 100 प्लस दर है 3, तो ये ऊपर 103 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। पहले साल कितने हैं 7, तो ये आप पूरा क्या आ चुका है, मिश्रधन आ चुका है। दूसरे का मूलधन बी है, दर तो वही है, कितने साल में 9 साल में मिश्रधन आता है। ये दोनों मिश्रधन क्या है, बराबर है। अब ये पूरा पावर 7 है और इधर 9 है, तो कट जाएगी 7 से 7 पावर बचेगी कितनी, केवल 2 पावर बचेगी। तो ए बराबर बी 103/100 इसकी पावर 2 ये दे रखा है, ये हो गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, ए अनुपात बी किसके बराबर आ जाएगा, 103/100 और इसका स्क्वायर के बराबर। यदि ऊपर स्क्वायर खोले और नीचे स्क्वायर खोले तो ए आपका आ जाएगा इतना और बी आपका आ जाएगा इतना। आ गया, इस अनुपात में होंगे, ए और बी इस अनुपात में होंगे। तो ये जो टोटल राशि है ये इन दोनों के योग के बराबर होगी। अनुपात में दे रखे हैं आपको अभी तक ये, तो इनको आप यदि जोड़ते हो, ए प्लस बी का मान कितना आएगा अनुपात के अंदर, यदि आप यहां से जोड़ते हो तो ये 20,609 आता है। यदि 20,609 हम यदि रखते हैं यहाँ पे, तो एक की वैल्यू 1, तो यानी कि ए का मान, एक की वैल्यू 1 आई, तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, और बी की वैल्यू इतनी होगी। ए का मूलधन इतना होगा, बी का मूलधन इतना होगा। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू थी वही हमारी अनुपात के अंदर आ गई। सवाल नंबर 41 की बात करें, ये आपको एक समीकरण दे रखी है, एक्स का अधिकतम मान बताना है आपको। क्या ले सकते हैं हम अधिकतम, तो एक्स का यदि हमें मान अधिकतम बताना है तो नॉर्मली हम वाई का मान न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वाई का मान तो कुछ भी रख सकते हैं। तो आपका पहला तो ये था, दूसरा था 7, 3z 8, इस प्रकार से, और टोटल कितना हो जाएगा 15, 1, 1। तो लास्ट में देखो आप तीनों को जोड़ते हो 6, 7, 8 को, तो आपका आता है 21 आता है। तो एक बच गया, एक आ रहा है, 2 आई हासिल। अब आपके पास एक तो 2 है, एक y है, एक x है और एक z है। स्टार्टिंग में आप y और z, क्योंकि हमें x उच्चतम पूछा है, इनको 0 रखने की कोशिश करो। आप सबसे पहले इनको 0 रखने की कोशिश करो। तो y का मान यदि 0 रखते हैं और z का मान यदि 0 रखते हैं, तो अब बाकी आपके पास क्या बचा, 2 बचा है, 2 बचा है और x बचा है, इतना बचा है, क्योंकि बाकी तो 2 0 है। और यहाँ पे नीचे 1 आ रहा है। 1 का मतलब क्या है कि 11 कुछ आया होगा, 1 है इसका मतलब कुछ 11 आएगा। 2 में क्या जोड़ा जाए कि 11 बन जाए, तो हम कहेंगे कि x का मान आप 9 रख दो, तो लगभग 11 बन जाएगा। 2 + 9 11, तो 1 आ गया, फिर एक आंसर आ जाएगी और इनको जोड़ोगे आपके 15 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से x का मान अधिकतम कितना हो गया, x का अधिकतम मान 9 रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया, तो ये अधिकतम वैल्यू आ चुकी है। तो x का मान आप इस प्रकार से निकाल सकते हो कि बाकी की वैल्यू न्यूनतम रख दो और फिर आप न्यूनतम रख दो। तो देखो जैसे इस प्रकार से भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप ऐसे कर लो कि y को भी मैंने 0 रख दिया यहाँ पर, अब आपका ये हो गया है और ये भी आपका 0 हो गया। सबसे पहले ऐसे रख के देख लो। अब आप जब लोगे, इनको जोड़ोगे, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और ये हासिल 2 आ जाएगी। अब आप इस 2 को जोड़ोगे, 2 और x आएगा यहाँ से, 2 + x। हमें बनाना है 1, 1 के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा, 9, यानी कि x का मान कितना आएगा, 9 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 46 की बात करते हैं। a-5 बराबर आपको b दे रखा है, इसका मान पूछा गया। ये जो बाहर मोड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो, बाहर आएगी तो वो पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आएगी, प्लस ही आएगी। तो सबसे पहले यहाँ से a - b की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास ये दे रखा था, यहाँ से आप क्या करो, b को इधर लाओगे तो माइनस आ जाएगा और -5 को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया a - b का मान। अब b - a का मान भी दे रखा है, ये तो a - b का था, ये b - a का है। b - a का भी निकाल लेते हैं। यहाँ से यदि आप माइनस कॉमन लेते हो, माइनस यदि हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या होगा, b प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से आ गया।
तो b माइनस ए क्या होगा, इस माइनस को उधर ले जाओ आप, -5। तो दो चीजें आ गई आपके पास, b माइनस ए आ गया है और a माइनस बी भी आ गया है, दोनों की वैल्यू आ गई है। अब जब भी ये वैल्यू इनके अंदर रखा जाएगी, क्या रखा होगा, एक तो 5 रखोगे, एक -5 रखोगे, तो बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 10 ही आएगा। तो मोड का मतलब है कि बाहर जो वैल्यू आएगी चाहे अंदर माइनस हो फिर भी प्लस आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। सवाल नंबर 60 की बात करते हैं। संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए। यानी कि एक तो हो गया वो न्यूनतम संख्या जो इन तीनों से विभाजित करने पर 1 2 7 शेष बचता है। अगला पद क्या होगा, अगली कौन सी ऐसी संख्या है जो उससे विभाजित हो सकती है, दूसरी न्यूनतम। तो देखो आपको क्या करना है, ये सवाल काफी अच्छा सवाल है, इस सवाल को समझिए। और एक सवाल सेकंड शिफ्ट में और आएगा अभी थोड़ी देर में आपके सामने ऐसा, तो जिससे आपको क्या है कि कुछ डिफरेंस पता करने में आसानी हो जाएगी। तो ये सवाल काफी अच्छा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखो क्या कहा गया है कि एक संख्या, संख्याओं के ऐसे मान लो, अभी इस चीज को छोड़ दो, दूसरा पद, ऐसे मानो कि एक संख्या निकालनी है हमें जो 2 3 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 और 7 शेष बचता है, ऐसी संख्या निकालनी है। तो क्या करें हम, ये जो आपको दे रखा है सबसे पहले, इसमें से आप 2 में से घटा दो 1 को, जो शेष आपका वो घटा दो। इसी प्रकार 3 में से आप 2 को घटा दो, 8 में से आप 7 को घटा दो, और हम इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं और वो बराबर करने की कोशिश करते हैं। ये बराबर नहीं आता तो वापस से हम शेषफल, जो संख्या आती है हमारी, जो अंतर आता है इनका, वापस उसमें से शेषफल घटाते हैं। बस हमें जो इनका जो अंतर है वो बराबर करना है। यहाँ पर आपका 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया, यानी अंतर बराबर आ गए। अंतर नहीं आता तो फिर हम वापस से घटाते, यहाँ पर हमारा पहली बार में ही आ गया, ठीक है, पहली बार में बराबर आ गया अंतर। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो वो संख्या, न्यूनतम संख्या या संख्या किसके बराबर होगी, हम कहेंगे 24n माइनस कितना था कॉमन, 1 कॉमन था। और डिवाइड करते हैं जितनी बार हमने घटाया, यहाँ पर केवल एक बार घटाया है तो एक बार 1 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हमने केवल एक बार घटाया इसलिए 1 से डिवाइड कर दिया। यदि वापस घटाना पड़ता, यदि ये बराबर नहीं आती तो वापस घटाते, तो हम नीचे 2 लिख देते यदि 2 बार में बराबर आता तो। इस प्रकार से ये आपकी वो संख्या हो चुकी। अब देखो यदि न्यूनतम संख्या पूछता वो, तो हम n की जगह 1 रखते और 24 माइनस 1 बराबर -1 हो जाता, वो आपका 23 आ जाता। ये न्यूनतम संख्या है जो 2 3 8 से डिवाइड करने पर 1 2 और 7 बचेगा। इस प्रकार से उसने पूछा दूसरा न्यूनतम, ये तो क्या है, हम लिख देते हैं मिनिमम है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड मिनिमम की, सेकंड मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 की बजाय 2 रखना पड़ेगा, 2 रख दो, -1 करोगे तो ये आपका 48 -1 आ चुका है, यानी कि 47 आ चुका है। ये आपका आंसर आ चुका है। सेकंड मिनिमम पूछा है उसने, दूसरा पद बताइए इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इस प्रकार से करना है। सवाल नंबर 67। अब देखो कोसेक एक्स का क्षेत्र या डोमेन पूछा है। डोमेन होता है, एक चीज तो होती है डोमेन, एक होता है रेंज। डोमेन और रेंज क्या होता है, देखो यहां पर यदि मैं x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं जिस पर मेरा मान आ जाए, कोसेक x का मान आ जाए, तो हम क्या क्या वैल्यू x की रख सकते हैं, वो हमारा डोमेन है। डोमेन क्या है, x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं। अब बात आई कि मैं तो कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं यहाँ पर, हाँ कुछ भी रख सकते हो, लेकिन कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते, जिस पर ये कोसेक एक्स अनडिफाइन हो जाए। अनडिफाइन हो जाए यानी डिफाइन ही नहीं हुआ, तो ऐसी वैल्यू हम नहीं रख सकते। तो उस मान को छोड़कर बाकी आप कोई भी मान रख सकते हो एक्स का, तो उसको हम कहते हैं डोमेन की कौन कौन सा एक्स का मान हम पे एक डेफिनेट वैल्यू आती है कोसेक एक्स की, यानी कि कौन कौन से एक्स के मान पर हम इसका मान निकाल सकते हैं, ऐसा एक्स। और रेंज क्या होती है, जो इसका मान आता है कोसेक एक्स का, वो इसकी रेंज हो गई।
कि कहाँ से कहाँ तक इसका मान आ सकता है कोसेक एक्स का, तो वो इसकी रेंज हो गई। तो देखो हमें कोसेक एक्स की बात करते हैं। सबसे पहले यदि इसका डोमेन पता करना है और रेंज पता करना है, क्या करेंगे, हमने एक चतुर्थांश बनाया है, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड हो गया है, ये थर्ड हो गया है, ये फोर्थ हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखो यहां पर क्या होता है, जीरो होता है, यहां पर क्या होता है, जीरो होता है, यहां पर क्या होता है, 90 होता है, यहां पर क्या होता है, जीरो होता है, यहां पर क्या होता है, 90 होता है, यहां पर क्या होता है, 180 होता है, यहां पर क्या होता है, 270 होता है, फिर वापस से यहाँ पे 360 आ जाता है, फिर अगली वैल्यू यहाँ पर यदि आप जोड़ते हो 90 और जोड़ोगे तो 450 आ जाता है। इसी प्रकार से आगे चलता जाता है, इसी प्रकार से आगे चलता जाता है। तो हम नॉर्मली इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक जनरल रूप में लिखें कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो हम कहेंगे 2n पाई, इसको हम 2n पाई लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2n 1 प्लस पाई, 2n प्लस 1 पाई, ये हो सकते हैं इनके जनरल मान। यहाँ पर आप यदि जीरो रखते हो तो आपका कितना आ जाएगा, जीरो रखते हो पूरा जीरो हो जाएगा, 1 रखोगे तो 360 आ जाएगा, और 2 रखोगे तो 720 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हम इससे निकाल सकते हैं। जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा, 1 रखोगे 360 आ जाएगा, 2 रखोगे अगली वैल्यू 720 आ जाएगी। तो ये जनरल रूप में हमने लिख दिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई है, और ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई है 4n प्लस 3 पाई बाई 2, ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई है, जनरल फॉर्म हो गई। तो अब देखो ये इनकी जनरल फॉर्म हो गई है, ठीक है, क्या क्या एंगल हम रख सकते हैं जनरल रूप में। तो स्टार्टिंग में बात करते हैं। देखो हम जानते हैं कि जो कोसेक एक्स होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब साइन में जहां पर जीरो आएगा, कोसेक में वहां पर क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, और ये होता है अनडिफाइन। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो साइन कहां पर जीरो आता है, जब जीरो होती है वैल्यू, ठीक है, जब आता है, यानी कि यहां पे हम कहेंगे जीरो पे अनडिफाइन है, और 180 साइन 180 भी जीरो होता है, यानी कि यहां पर भी कोसेक अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे अनडिफाइन हो गया, हम कहेंगे जीरो पे, और यहाँ पे भी, यानी कि 2n पाई पे भी अनडिफाइन है, और यहाँ पर भी अनडिफाइन है, अनडिफाइन है। तो ये दोनों वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी, कौन सी, 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई। अब देखो 2n पाई का मतलब क्या है कि पाई सम, और 2n प्लस 1 पाई का मतलब क्या है, पाई विषम, विषम पाई, सम पाई। यदि इनको दोनों को एक जनरल रूप में लिखो तो मैं n पाई लिख सकता हूँ, इन दोनों की जनरल फॉर्म को लिख सकता हूँ, दोनों को मिलाकर n पाई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सम है ये विषम है, तो दोनों यदि आ जाएंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर आप जीरो रखते हो तो जीरो आ जाएगा, एक रखते हो तो आपका पाई आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 रखते हो तो 360 आ जाएगा, 3 रखोगे तो फिर ये, इस प्रकार से ये जनरल रूप हो गया दोनों को मिलाकर। अब इस पे भी अनडिफाइन है और इस पे भी अनडिफाइन है, यानी x के मान हम ये वाले और ये वाले नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर कोसेक x का जो मान है, कोसेक x का मान कितना आता है, अनडिफाइन आता है। अब 1/0 को अनंत नहीं मानोगे, अनंत और अनडिफाइन दोनों अलग अलग होते हैं, अभी बात करेंगे हम। अनडिफाइन और अनंत दोनों अलग अलग होते हैं। तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइन होता है, कहाँ कहाँ पर, जब जीरो होती है या 180 या फिर 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई पर, और कंपाउंड रूप में हम n पाई बोल सकते हैं उसको, यहाँ पर अनडिफाइन होती है। तो हमें पता चल चुका है x का मान हम क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। देखो जीरो, फिर 90, फिर हमने 720 रखा, इस प्रकार से हम कुछ भी रख सकते हैं। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। बस क्या नहीं रख सकते, एक तो n पाई नहीं रख सकते, क्या नहीं रख सकते, n पाई नहीं रख सकते, ये हो गया।
अब इस माइनस अनंत से अनंत को ही हम रियल नंबर्स आर से डिफाइन करते हैं। हमारे रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक सभी नंबर को मिलाकर हम रियल नंबर कहते हैं। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, एन पाई माइनस करना है। ये वाले नंबर हम नहीं रख सकते, बाकी कोई भी नंबर हम रख सकते हैं। तो ये हमारा डोमेन हो गया, जहां पर एन इसने क्या दिया है, जेड। जेड क्या होता है, इंटीजर, यानी कि केवल हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है, 1 2 पॉइंटों में नहीं ले सकते हम, कहने का मतलब ये है। तो आपका ये कहां पर दिख रहा है आपको, आर माइनस एन पाई, ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है कि आर माइनस एन पाई, ये हो गया आपका इतना। फिर आगे इसने लिखा है कि एन क्या होना चाहिए, तो जेड में होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए, इसलिए इसने आगे ऐसा साइन लगाया है। तो ये आपका हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखो आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब यदि रेंज पूछ लेता तो वो क्या होता, रेंज की बात करते तो क्या होता, आप ये समझिए कि ये तो पॉइंट होता है जो अनडिफाइन होता है, जहां पर 1/0 बनता है। कोसेक में यहाँ पर 1/0 बनेगा, इसलिए ये अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। ये वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है 0 पे। अब इससे आप जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव, जस्ट ऊपर जाओगे तो प्लस अनंत होता है। यानी कि अनडिफाइन और अनंत में क्या अंतर है, आप अनडिफाइन से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपका प्लस इन्फानाइट आ जाएगा, और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो माइनस अनंत आ जाएगा, ये होता है। और देखो 90 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 की साइन की 1 होती है, और कोसेक 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो कोसेक की भी 1 होगी, यहाँ पर -1 होगा। तो हम रेंज कह देंगे, रेंज की जब बात आएगी कितने से कितने, y, यानी जो y इसका मान आया, y कितने से कितना आ रहा है, आप कोई भी वैल्यू रखो, कोसेक x का मान कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, एक तो कहेंगे 1 से अनंत तक आ सकता है, और -1 से माइनस अनंत तक आ सकता है। तो रेंज की यदि बात की जाए, माइनस अनंत से -1 तक आएगा, ठीक है, और 1 से लेकर अनंत तक आएगा, ये हो गई है इसकी रेंज। इधर भी ब्रैकेट आप बंद कर दोगे, क्योंकि देखो -1 से अनंत तक, अनंत से -1 तक, और 1 से अनंत तक, ये हो गया इसकी रेंज, और डोमेन हमने निकाल दिया है। अब आप देखो इसी प्रकार से बाकियों के भी निकाल सकते हो, कि जहां पर डोमेन का मान कौन सा नहीं लेना है, जहां पर अनडिफाइन हो। तो ये आपके देखो इस प्रकार से बाकी सारे मान भी मैंने आपको सामने रख दिए हैं, कि ये साइन का डोमेन और रेंज दे रखा है आपको। साइन का डोमेन यानी कि साइन में कोई भी मान रख सकते हैं, इसको हम आर से भी बोल सकते हैं, यानी साइन में हम कोई भी मान रख सकते हैं, कभी भी अनडिफाइंड मान नहीं आएगा। तो डोमेन हो गया है आर, या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। कोसेक में भी इस प्रकार हो गए। टेन में क्या होता है, जब हम 90 ले लेते हैं ना, जब 10 में हम 90 लेते हैं ना, 90 को क्या कहते हैं, 90 को लेते हैं या 270 को लेते हैं, तो दोनों टाइम क्या आता है, 1/0 अनडिफाइन आता है। कब कब आता है, एक तो 90 पे आता है, एक 270 पे आता है, या फिर हम कह देंगे 4n+1 पे आता है, 4n+1 पे आता है, 4n+3 पाई पे आता है। और इन दोनों का कंपाउंड रूप की बात करें तो हम कह देंगे कि 2n+1 पाई/2 पे आता है। तो ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से, जहां पर ये अनडिफाइन आता है उस मान को आपको माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कोट का यदि बात करें, कोट की वैल्यू 0 पे अनडिफाइन होती है, 0 या 180 पे अनडिफाइन होती है, तो वहां हमें क्या एन पाई को माइनस करना पड़ेगा, -n पाई माइनस करना पड़ा। इसी प्रकार से कोसेक का हो गया, इसी प्रकार से कोसेक की तो हमने अभी बात कर ली है। ये हो गए आपके रेंज। तो इनको भी आप एक बार इस प्रकार से करके देखो, निकालने की कोशिश करो और थोड़ा बहुत याद करो। अब बात करते हैं सवाल नंबर 71 की। इसका मान निकालना है आपको। इसका मान कैसे निकालोगे, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये दे रखा है, 3 इक्वेशन दे रखी है। अब देखो तीनों में अलग अलग दे रखा है, मैं इसको ले लेता हूं और इस तीसरी इक्वेशन को यदि लेता हूं, 2x + y = 15 दे रखा है, x + 2y बराबर आपको 9 दे रखा है। अब यदि मैं नीचे वाली इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा,
ऊपर वाली तो ऐसी की ऐसी रहेगी y, चलो पहले नीचे वाली को लिख देते हैं। 2x, ये 4y हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। अब पहली वाली इक्वेशन को इसमें से घटा देते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 15, घटाओगे तो यहाँ पे तो ये कट गए, ये आपका 3y बचा बराबर 3 के। तो y का मान आपके पास आ चुका है 1, y का मान अब हमारे पास आ चुका है 1। अब y का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, x का मान निकालते हैं इक्वेशन नंबर 3 में रख के, x प्लस 2, y का मान 1 है तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, x का मान भी आ गया। अब इक्वेशन नंबर दो का यूज करके, क्योंकि हमारे पास y का मान है तो हम z का भी निकाल सकते हैं। y प्लस 2z है, इसके अंदर 1 रख दिया, ये 2z हो गया, इधर 17 है आपका, तो एक उधर जाके कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। z का मान आपका कितना आ चुका है, ये आपका 8 आ चुका है। आपके पास y का, x का, z का तीनों का मान आ चुका है। अब हम यहाँ पे रखना है तो 4 इंटू एक्स का मान 7 रखोगे, इसी प्रकार से 3 इंटू वाई का मान 1 रखोगे, फिर z की बात की जाती है तो 8 रखोगे, तो ये आपका 28 हो गया, 3 हो गया प्लस 8 हो गया, टोटल इतना आ गया। अब इनको जोड़ोगे, 28 में यदि 8 जोड़ते हो तो कितना होता है आपका 36 होता है, 36 और 3 कितना होता है 39 हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 72 की बात करते हैं। तो देखो ऐसा सवाल मैंने आपको काफ़ी बार करवाया है। इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहला पद ले लेते हैं, फिर सबसे अंतिम पद ले लेते हैं, ठीक है, दोनों को घटा देते हैं और इन पहले पद में जो, प्रत्येक पद में जो संख्या है उनके बीच में अंतर कितने का है, 3 का, तो 1/3 से और डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दिया तो ये 1/3 से डिवाइड कर दिया, अब जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 85 आएगा। 85 में 5 का भाग देते हो तो 17 आ जाता है और यहाँ पे 5 आ जाएगा। 17 में से 5 को यदि आप घटाते हो तो ऊपर 12 आएगा, नीचे आपका 3 इंटू 85 है, 3 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 4/85, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से तो आपको सबसे पहला पद में से सबसे अंतिम पद को घटा देना है और जो प्रत्येक पद के बीच में अंतर है, जैसे 5 और 8 में कितने का अंतर है, 3 का, 8 और 11 में कितने का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का, तो जो अंतर है उससे भाग दे देना है। तो 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3 से भाग दे दिए, तो ये आपका मान आ जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 76 की बात करते हैं। एक वर्ग के चारों ओर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवर्त खींचा जाता है। ये वर्ग दे रखा है आपको, इसके चारों में एक वर्त बनाया गया जो इसकी क्या है, कोनों को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मगर ऐसा ध्यान रखिए कि ये इनको स्पर्श करते हुए खींचा गया, इस प्रकार से कि ये इस वर्त को स्पर्श कर रहा है। तो अब देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक परिवर्त खींचा गया है, मैं अच्छे से बना ही देता हूँ। इस प्रकार से टच करते हुए खींचा गया है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक परिवर्त खींचा गया है। यानी कि त्रिज्या क्या होगी, ये त्रिज्या है, ठीक है, केंद्र से परिधि को मिलाते हैं तो त्रिज्या कितना है 8, तो ये भी तो 8 होगी। पूरा कितना हो गया है, यानी कि जो विकर्ण आ गया है, वर्ग का विकर्ण पूरा कितना हो गया है, पूरा व्यास हो गया है, व्यास कितने के बराबर होगा, 16 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 8 और ये 8, 16 हो गया है, और यही वर्ग का विकर्ण हो गया। अब वर्ग के विकर्ण क्या होता है, यदि भुजा ए है, यदि भुजा ए है तो हम कहेंगे √2a बराबर हमारा विकर्ण के बराबर होता है, जो कि आपको 16 दे रखा है, तो वर्ग की भुजा ए कितना आ जाएगा 16/√2 आ जाएगा। अंडर रूट को हम कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, तो ऊपर और नीचे हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, नीचे से 2 आ जाएगा और ऊपर 16√2 आ जाएगा। अब आप यदि 2 का भाग देते हो तो ऊपर 8√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया है। तो दोस्तों पेपर शिफ्ट 1 का कंप्लीट हो गया। अब शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला सवाल नंबर 4 है। ये दे रखा है 10x का मान बताना है। आप क्या कीजिए, साइन वाले पदों को अलग कर लो और कोस वाले पदों को अलग कर लो।
तो कोस एक्स को इधर रखते हैं, साइन को राइट साइड में ले जाएंगे जितने भी साइन के, तो ये वाला पद है इसको आप राइट साइड में ले जाओगे, क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स हो जाएगा, और एक पहले से एक क्या √3 साइन एक्स, ये है। दोनों में से कॉमन क्या आएगा 3 प्लस √3, तो और साइन हमने कॉमन ले लिया है साइन एक्स, इधर कोस एक्स है। अब देखो इस कोस को मैं इधर ले जाता हूं तो ये नीचे चला जाएगा, और इधर क्या बचेगा, इस 3 प्लस √3 को तो इधर नीचे ले आए, और कोस को मैं उधर ले जाता हूं साइन के नीचे, इस प्रकार से ले गए। ऐसा करने से क्या हुआ, ये होता है 10x। 10x का मान आपके पास आ चुका है 1/3 प्लस √3, ये आ चुका है। अब हमने बात करी कि कभी भी हम हर के अंदर √ नहीं रखते हैं ज़्यादातर, तो इसी प्रकार से आपको ऑप्शन में मिलेगा, कभी भी हर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। आपके पास 10x का मान आया है 3√3, ये आया है मान आपके पास, नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके विपरीत साइन से हर और अंश को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया तो 3√3 से ऊपर कर दिया, 3 माइनस √3 से ऊपर कर दिया, विपरीत साइन से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, तो ऊपर आपका 3 माइनस √3 बचा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर 3 माइनस √3 और नीचे 6 आ गया। ये कहाँ पर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस प्रकार से किया गया। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। सुनील और कमल में से प्रत्येक ने एक साहूकार से एक वर्ष 6 महीने के लिए यानी 1.5 साल के लिए 40,000 रुपये का ऋण लिया है। 1.5 साल के लिए, ठीक है, 1 वर्ष और 6 महीने के लिए, जिसने सुनील से 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज यानी कि 40,000 प्रत्येक ने लिया है, सुनील ने भी लिए कमल ने भी लिए 1.5 वर्ष के लिए। सुनील क्या करता है, उसको 11 वर्ष वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लिया इसने, तो 11 वर्ष प्रतिवर्ष की दर है 11 वर्ष वार्षिक दर है, 11 वर्ष की दर है, 11% की दर है साधारण ब्याज पर लिए। और कमल ने 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर लिए, ठीक है। गणना में जो चक्रवर्ती ब्याज की है वो अर्धवार्षिक करनी है, अर्धवार्षिक करनी है, तो दर आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5% हो जाएगी, और समय आपका डबल हो जाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जब हम गणना करेंगे तो हमारा 3 साल हो जाएगा। तो दोनों में से किसने अधिक ब्याज दिया ये पूछा गया, और कितना अधिक ब्याज दिया वो भी बताना है। तो दोनों का हमें अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। अब देखो बात करते हैं दर। सुनील की कितनी थी 11%, तो 1.5 साल की कितनी हो जाएगी टोटल दर साधारण ब्याज पे। देखो इसकी 11% थी, 11% थी 1 साल की, और अगले 6 महीनों के लिए आधी दर और, तो ये हो चुकी है टोटल 11 प्लस 11/2। दोनों को यदि जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा 22 और 33/2%, ये हो चुकी है टोटल दर साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज की 1.5 साल की टोटल दर हमने निकाल दी है। इसी प्रकार से आप यदि बात करें कमल की, बात करें कमल किस पर 10% वार्षिक। अब देखो हमने इसको अर्धवार्षिक काउंट करना है, तो हमने निकाल दिया वार्षिक दर, यानी 6 महीनों के लिए प्रत्येक 6 महीनों के लिए 5% की दर है, और 3 इस प्रकार से 6 महीने आते हैं 1.5 साल में। दर कितनी 5%, 3 पीरियड, और राशि उसने 40,000 उधार लिए, तो 5% से 3 साल की कंपाउंड दर कितनी हो जाती है। देखो याद रखनी है आपको, 10% से 2 साल की, 10% से 2 वर्ष की भी दर याद कंपाउंड करनी है, 3 वर्ष की भी कंपाउंड दर याद करनी है। 2 वर्ष की कितनी होती है 21 होती है 10 से, और ये आपकी 33.1% होती है। 5% से भी ध्यान रखनी है आपकी 2 वर्ष की और 3 वर्ष की। 5% से 2 वर्ष की कंपाउंड दर कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे 10.25 लिख देता हूं अच्छे से, 10.25%। और 3 वर्ष की कितनी होती है, हम कहेंगे 15.7625%, ये होती है 3 साल की। ये आपको याद करनी है। उसने यही पूछा गया है कि जो 5% के 3 साल के लिए दर हमारी कितनी हो जाएगी,
तो हम कहेंगे 15.7625% दर हो चुकी है। अब आपके पास साधारण ब्याज का कुल परसेंट ये आ गया है और 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पर कुल परसेंटेज ये आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, 40,000 का एक तो 33/2% निकालना है, एक आपको 40,000 का 15.7625% निकालना है। ये दोनों काम करने हैं। अब हम देखो यहां से करते हैं, यानी कि कहने का मतलब 2 से यदि आप काटते हो इसको, ये आपका कितना आ जाएगा, परसेंट था, परसेंट का हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो ये हो गया है। और ये 2 से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6600, इतना ब्याज आ जाएगा साधारण ब्याज पर। और यहाँ यदि बात करें तो 2 जीरो से तो आप 2 जीरो काट दो, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इस पॉइंट को भी हटाओगे तो ये तो 2 जीरो कट जाएगी और नीचे 100 और बच जाएंगे क्योंकि 4 के बाद लगा है। अब आप इसको यदि मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपका, 63,0500 आता है, और नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इतना आ जाएगा। इन दोनों का अंतर पूछा है, ज्यादा किसने किया है, ज्यादा पहले वाले ने, यानी सुनील ने ज्यादा ब्याज दिया है, 6600 रुपए दिए, और इसने इतना दिया है। इन दोनों का अंतर घटाते हो आप, इसका और इसका अंतर निकालते हो तो ये आपका 295 में आ जाएगा। बस यही पूछा गया है, किसने ज्यादा दिया है, तो हम कहेंगे सुनील ने, और कितना ज्यादा दिया है, 295 रुपए ज्यादा ब्याज दिए। सवाल नंबर 9 की बात करें, आपको दे रखा है ए बी अनुपात दे रखा है, बी सी अनुपात दे रखा है, सी डी दे रखा है, ए डी पूछा गया आपसे। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इस प्रकार से लिख लो, फिर जो अनुपात है वो लिखो, 2:3 हो गया, इनका अनुपात भी 2:3 दे रखा है, और यह अनुपात आपको 3:4 दे रखा है। अब एडी निकालना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका एडी आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 2 दूनी 4 और 3 12 आ जाएगा। इनको करोगे 3 तिये 9 और 3 तिये 9 और 4 36 आ जाएगा। यह आपका 1:3 आ गया। इस प्रकार से हो गया 1:3। एक तरीका और है, आप इस प्रकार से लिख लो, 2:3 लिख लो, फिर उसके नीचे लिख लो अगला, फिर उसके नीचे लिख लो अगला। अब यहाँ से जो कट रहा है, ये 3 से 3 कट गया और कुछ भी नहीं कट रहा है, और कट रहा है इस 2 से और इस 2 से, ये कट जाएगा तो कितना आया आपका 1:3। इससे भी कर सकते हो आप। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आ गया। सवाल नंबर 12 की बात करें। अब देखो सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले एक चीज समझो, 5 की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। x की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। a की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी कि हम 1 के बराबर किसी को भी मान सकते हैं। मैं मान सकता हूं कि एक्स वाई की पावर 0, क्योंकि इसका मान भी क्या है, 0 के 1 के बराबर आएगा, यानी किसी की पावर 0 होती है तो हम 1 मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से 1 को भी हम किसी के बराबर मान सकते हैं। किसके, एबीसी की पावर भी तो 0 मान सकता हूं मैं। तो बस इसी प्रकार से हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इन तीनों को देखो मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो a की पावर 2x आ जाएगा, b की पावर 2y आएगा और c की पावर 2z आएगा इधर तो, और इधर आपका abc आ जाएगा राइट साइड में। इस प्रकार से आ जाएगा, आ गया। तो अब देखो, अब ये abc जो आया है, मैं इसको हर में ले जाता हूं तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां पर 2x है, यहां पर 2y है, यहां पर 2z है, नीचे आप abc लिया है तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ऊपर है a की पावर 2x और नीचे है 1, तो यदि मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो -1 हो जाती है और घट जाएगी ये नीचे वाली पावर में से ऊपर वाली। देखो ऊपर 2x है, नीचे a की पावर 1 है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैं क्या किया, a की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 आ जाएगा और दोनों घट गए, 2x -1 हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ पर 2y -1 हो जाएगा और यहाँ पर
2z-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बराबर किसके है? 1 के। 1 को हम क्या मान सकते हैं? मैं मान सकता हूँ ABC⁻0, क्योंकि अभी हमने इस प्रकार से बात करी है कि 1 को हम किसी के बराबर पावर 0 के रूप में मान सकते हैं। यहाँ से मुझे क्या पता चला कि यदि इसकी पावर ये 1 के बराबर है तो मैं ये भी कह सकता हूँ A⁻0, B⁻0 और C⁻0 भी 0 है। यानी A⁻0 1 आ गया, B⁻0 1 आ गया और C⁻0 1 आ गया, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यदि यदि बेस बराबर है a तो हम कहेंगे A⁻2x-1 किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हो, कितना आ जाता है? 1/2 आ जाता है। इसी प्रकार से y का मान निकालोगे, ये किसके बराबर है? 0, तो y भी आपका 1/2 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार 2z-1 बराबर 0 के करोगे तो z का माइनस भी 1/2 ये आ जाएगा। x, y और z तीनों के मान हमारे पास आ चुके हैं, तो आप x, y, z का मान निकाल सकते हो। मान रख दो, 1/2, 1/2, 1/2, ये आपका 1/8 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हो चुका है। सवाल नंबर 13 की बात करें। अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वर्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। एक 9 से दौड़ रहा है, दूसरा 11 से दौड़ रहा है, तो उनको जो किस समय ट्रैक पर मिलेंगे? अब देखो, इस प्रकार से गोल ट्रैक है, दोनों के दोनों यहां पर खड़े हैं, विपरीत दिशा में। ये इस मुंह कर रखा है, इसने इधर मुंह कर रखा है। अब दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। मान लिया कि वो यहां कहीं पे मिल जाएंगे। पूरा सर्किल की दूरी कितनी है? हम कहेंगे इसकी परिधि 2 किलोमीटर है। ठीक है, 2 किलोमीटर है। एक की चाल 9 है और दूसरे की चाल क्या है? 11 है। ये इनकी चाल है। अब मैं इस सर्किल को यदि खोल देता हूं तो क्या हो जाएगा? यहां कहीं पे तो मिलेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा, और ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो पूरी दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर ही तो है। ठीक है, हमारे पास ये डिस्टेंस आ चुकी है। इसकी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटे से और इसकी चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब देखो, केवल ये डायग्राम का खेल था, बाकी अब सिंपल वही सवाल है कि 2 किलोमीटर की दूरी है, एक की चाल इतनी है, दूसरे की चाल इतनी है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, बताओ कितने समय पे मिलेंगे? तो वो समय कितना हो जाएगा? हम कहेंगे दूरी बटे चाल। चाल क्या होती है? ऐसे समय पे जुड़ जाती है जब दोनों एक दूसरे की तरफ या विपरीत दिशा में होती है। तो देखो, 2 किलोमीटर और चाल जुड़ के कितनी हो जाएगी? हम कहेंगे 20 हो जाएगी। तो आपकी चाल आ चुकी है, समय आ चुका है 1/10। किसके अंदर? आवर के अंदर। इसको यदि मिनट में चेंज करना है तो 60 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका 6 मिनट आ चुका है। 6 मिनट आ चुका है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 17, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, और सिंपली आप मानो 1 से लेकर अनंत तक होती है, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है सबसे पहले, फिर उसका माध्य निकलेगा। तो योग की बात करते हैं 1 से लेकर इसका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसी प्रकार से 10 का स्क्वायर, इनका पूछा गया है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये पूछा गया। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, हम कहेंगे n+1 2n+1/6। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अब आप 10 रख दोगे n की वैल्यू इसमें, क्योंकि 10 संख्या है। 10 यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 21/6। इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 385 योग आ जाएगा। अब हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालना है तो क्या करोगे? हम कहेंगे योग बटे जितने नंबर ऑफ संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी थी? 10 थी। तो योग है 385 बट्टे n करोगे, ये माध्य आ जाएगा। n का मान कितना रखना है? n का मान हमें 10 रखना है। तो या तो आपका 38.5 होगा, या फिर आप इसको काट सकते हो। यहाँ पर काटोगे तो 5 से कट जाएगा। 5 से यदि ऊपर काटते हो तो 77 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये भी आ सकता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हो गया, क्योंकि पॉइंट वाला आपको आंसर नहीं दिया गया।
सवाल नंबर 19 की बात करें, बहुपद ये और ये में से प्रत्येक को x+1 से यदि विभाजित करते हैं, इनकी डिवाइड करते हैं, तो समान शेष बचता है। अब देखो, किसी भी, ये पॉलिनोमियल है या बहुपद, पॉलिनोमियल ही बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो देखो, किसी भी पॉलिनोमियल को, ये है केवल एक ही पद x की घात 1 है, तो हम इसको कहते हैं लीनियर, रेखीय। जब भी किसी बहुपद इक्वेशन को रेखीय इक्वेशन से डिवाइड किया जाता है, रेखीय इक्वेशन से डिवाइड किया जाता है, यानी कि ये बहुपद हो गया। बहुपद को जब भी लीनियर, ठीक है, लीनियर या रेखीय से डिवाइड किया जाता है, तो जो जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, उस पॉलिनोमियल में आप x की वो वैल्यू रख दो। x की लीनियर इक्वेशन में जो वैल्यू आई है, यानी कि यहाँ से लीनियर a की, x का मान a है लीनियर इक्वेशन में, तो आप यहाँ पर a रख दो, वो हो जाएगा। पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू रख दो, वो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप समझिए कि मुझे जैसे ये दे रखा है, x का मान सबसे पहले आप इस रेखीय समीकरण से निकाल लो, कितना है। यदि x+1 बराबर 0 है, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, x का मान मेरा -1 आ गया, ये आ गया है, ठीक है। ये आपको इस इक्वेशन में रख दो, वही आपका शेषफल आएगा। इस इक्वेशन को यदि डिवाइड करना है तो इसमें रख दो ये मान, वही आपका शेषफल होगा। यानी कि जब भी किसी बहुपद इक्वेशन को रेखीय इक्वेशन से डिवाइड किया जाता है, तो उस इक्वेशन में लीनियर पद से x का मान रख दो, वही हमारा शेषफल होगा। तो देखो, पहली इक्वेशन में यदि हम रखते हैं, ये डिवाइड करना था, तो डिवाइड करना था तो हम ये मान रख सकते हैं इसके अंदर। तो पहले में यदि रखते हो, पहले को हम px मान लेते हैं, इसको px1 मान लेते हैं, इसको px2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से px1 का मान कितना आ जाएगा आपका, ये 4 रख दिया है, और जहाँ पर विषम पावर है वहाँ पर माइनस आएगा, यानी -4 आएगा। फिर यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ पर यह आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो गया। तो पहले में यदि हम -1 रखते हैं तो ये मान आता है। अब ये -4 है, ये 4 है, कट जाएगा, केवल a आ गया। ये आपका पहले का रिमाइंडर आ गया, शेषफल इतना आ गया, ये आपका a शेषफल आया केवल। दूसरे की बात करते हैं, दूसरी पॉलिनोमियल की बात करते हैं। x2 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर p1x लिखा जाएगा, और यहाँ पर p2x लिखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर p2x, यहाँ पर आपका p1x, यानी कि पहली पॉलिनोमियल हमारी ये है, दूसरी ये है x के रूप में। अब यहाँ पर रखोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि ये पावर सम है, विषम पावर माइनस हो जाएगी, -1, 1 +6। तो यहाँ से आपका मान कितना आएगा, हम कहेंगे 5 आएगा। अब कहा गया है कि दोनों इक्वेशन का जो शेषफल है, शेषफल इसका ये आया, इसका कितना आया, ये आया, दोनों शेषफल क्या है, बराबर है। तो हम कह देंगे a बराबर 5 है, a बराबर 5 है, क्योंकि दोनों शेषफल क्वेश्चन में कहा गया है समान शेषफल बचता है दोनों में। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका, a का मान ही पूछा था, a बराबर 5 आ गए। सवाल नंबर 21, एक खुदरा विक्रेता 25 kg के भाव से 54 kg संतरों से भरा एक बैग खरीदता है। 25 रुपए प्रति केजी के भाव से उसने कितने केजी संतरे खरीदे, 54 केजी संतरे खरीदे, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए खर्च किए उसने, 25 1 पे किए, तो 54 किलो पे कितना खर्च करेगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 27 13 50, इतना रुपए खर्च किए। इसके बाद में क्या हुआ, 4 केजी संतरे खराब हो गए, 4 केजी संतरे खराब हो गए, यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास 54 केजी संतरे थे। अब वो कितने संतरे ही बेच पाएगा, 50, क्योंकि 4 तो खराब हो गए, 50। अब देखो, 36 रुपए प्रति केजी में इस सड़े हुए संतरों को उसने फेंक दिया है। बेचा किस भाव में, 36 रुपए प्रति केजी में बेचा है, यानी 36 केजी में बेचा है। कितने बेचता है, केवल 50 ही बेच पाएगा,
क्योंकि 4 तो खराब हो गए, 4 kg सड़ गए हैं, इसलिए 50 ही बेच पाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1800 रुपये आ जाएगा, 1800 रुपये में बेचेगा कुल टोटल। तो लाभ कितने का हुआ उसको हम कहेंगे, इसमें से घटा दो आप, 450 का लाभ हुआ किस पे, 1350 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1/3 इंटू 100 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ गया। सवाल नंबर 29, यहाँ पे देखो tan 15 का यदि वैल्यू आपको ध्यान है तो कोट 15 क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जो tan 15 की वैल्यू है, कोट की वैल्यू उसकी व्युत्क्रम वैल्यू हो जाएगी, तो उससे आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हो। देखो वैल्यू रखते हैं, tan 15 की आपको वैल्यू पता है कितना होगा, √3 - 1/√3 + 1 ये होगी। तो कोट की वैल्यू क्या होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। हम कहेंगे अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये आपका √3 + 1 √3 - 1, ये तो कोट की हो गई, कोट 15 की वैल्यू, और ये आ गई है इसकी वैल्यू। अब देखो इनको घटाने का तरीका, आप घटाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, जब भी हम इस प्रकार से घटाते हैं दो व्युत्क्रम को जो आपस में व्युत्क्रम है, इनको जब भी आप घटाना है तो उसका फॉर्मूला है कि देखो यदि a + b और a - b इस प्रकार से है और दूसरा उसका व्युत्क्रम होगा, तो हमें क्या करना है, 4 ऊपर करना है ab और नीचे a² - b²। यानी कि इसको मैं यदि a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, तो ऊपर मेरे को 4 कर देना है, फिर a लिख देना है कितना आएगा √3, और b लिख देना है कितना आएगा 1 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ऊपर आ चुका है 4 √3 और नीचे आ चुका है 2, सॉल्व करोगे तो 2 √3, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। यदि ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपको मान निकालना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, मान सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है tan a + b का फॉर्मूला है, वो लगाना पड़ेगा। tan a माइनस है ना, या माइनस का, तो tan a - tan b बटे 1 - tan a tan b, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan a। तो आपको सबसे पहले tan का मान निकाल लो। क्या लिखोगे, tan 15 को हम कहेंगे 45 - 30, फिर ये फॉर्मूला लगाओगे कि tan 45 - tan 30 बटे करोगे, सेकंड मेथड लिख देता हूँ यहाँ पे, -tan 45 tan 30, ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर इस प्रकार से नीचे करोगे 1 1/√3, यदि ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस 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 ये होगा। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका वही मान आ जाएगा √3 - √3 + 1, ये मान आ जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस आपको यही करना पड़ेगा। तो लंबा हो गया, इसलिए आप याद रखिए वैल्यू। इसीलिए मैं पहले भी आपको कह रहा था कि ये वैल्यू 15 वाली वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तीनों की तीनों। सवाल काफ़ी आसान हो जाएगा। सवाल नंबर 34 की बात करते हैं। देखो ये सवाल करना है, इसकी वैल्यूज निकालनी है। क्या करोगे आप, हम देखो एक चीज़ जानते हैं, यदि साइन 30 है तो ये किसके बराबर होता है, cos 60 के बराबर होता है। क्यों होता है इसके बराबर, क्योंकि इन दोनों योग कोणों का योग क्या है, 90 के बराबर है। यदि योग 90 के बराबर है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार कोट को हम tan में चेंज कर सकते हैं। यदि मैं साइन 15 बोलता हूं तो मैं इसको कोस में क्या लिख सकता हूं, कोस 75 के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का योग 90 के बराबर होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। सबसे पहले देखो tan को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan को साइन कोस में लिख देंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे सारी वैल्यूज को। tan को लिखा तो मैं लिखूंगा साइन 40, नीचे आ जाएगा आपका कोस 40। फिर ये कोसेक है, इसको मैं साइन में चेंज करता हूं तो 1 बटे ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्या आएगा साइन 50, ये आ गया पहला, इस पूरे का स्क्वायर। दूसरे में यदि बात करें, कोट को करोगे तो ऊपर तो आपका कोस 40 बटे
साइन 40, और इस सेक को कोस में चेंज करोगे तो ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस 40। कोस 40 आ गया, इस प्रकार से आ गया ये, और पूरे का क्या है, स्क्वायर है। या आप ऊपर नहीं रखना चाहो, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कोसेक 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1 साइन 50, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी लिख सकते हैं, कोस 50 लिख सकते हैं। अब देखो, मैं इस साइन 50 को क्या लिख सकता हूं, कोस 40 लिख सकता हूं, क्योंकि देखो ये कोस 40 है, ये 50 है। साइन 50 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 50 को कोस 40 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर होगा। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा, ये तो मेरा साइन 40 पड़ा है, यहां मैं लिख दूंगा ये तो मेरा कोस 40 था, इसकी जगह लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, कोस 50 की जगह, साइन 50 की जगह कोस 40 लिख दूंगा, ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर तो आपका कोस 40 पड़ा है, नीचे आपका साइन 40 था, और इसको हमने लिख दिया साइन 40। दोनों का योग 90 है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, साइन 50 को हमने 40 कर दिया, 90 माइनस 50 करके, तो ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए। आपके पास क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 1 आ गया। सवाल नंबर 39, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 36 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ओके, ए प्लस बी कितने दिन में काम को पूर्ण कर सकते हैं, 36 दिन में कर सकते हैं। बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है, यानी 30 दिन के बाद उसने छोड़ दिया, और इस प्रकार कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है, 40 दिन में पूरा हुआ है। कितने दिन में पूरा होना था, 36 दिन में पूरा होना था, बी ने छोड़ दिया है 30 दिन बाद, यानी 30 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया है। कितने दिन साथ में काम किया है, हम कहेंगे 30 दिन, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा दोनों का रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 6 बचा है। ये घटाओगे तो 6 दिन का रिमेनिंग वर्क बच चुका है, इनका शेष वर्क, ठीक है, इतना बच चुका है। अब इसको कौन करता है, केवल ए करेगा, क्योंकि बी ने छोड़ दिया है, और टोटल 40 दिनों में काम पूरा होता है, यानी कि 40 का मतलब ये है 30 दिन तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, 30 दिन का काम अब ए करता है, 40 का मतलब यानी कि ये काम इसने 30 दिन तो हो गया, 10 दिन में कंप्लीट किया है। कौन सा बचा हुआ जो 6 काम था, यानी दोनों का 6 दिन का काम ए का केवल 10 दिन के काम के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, समझे आप, कि ए और बी का 6 दिन का काम बचा था, ठीक है, अब बी ने छोड़ दिया, और ये काम ए 10 दिन में पूर्ण करता है, ठीक है, क्योंकि तभी तो 40 दिन लगे, 4 दिन एक्स्ट्रा, 6 दिन का काम था, 4 दिन एक्स्ट्रा लगे, 10 दिन लग गए। तो देखो हम कहेंगे कि ए प्लस बी, ए बनाता है एक दिन में, बी बनाता है, तो ये 6 दिन में इंटू 6 कर दिया, तो ये 6 दिन का जो काम था ए के 10 दिन के काम के बराबर है, इस प्रकार से कर दिया। तो यहाँ से ए और बी का आप रेशियो निकाल सकते हो, ये 6a हो जाएगा, ये 6b हो जाएगा, यहाँ से 10a हो जाएगा। अब ए को एक साइड लेते हो आप, तो इधर 6b आ जाएगा, और इधर 10 में से वो घटाओगे तो आप 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो b अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा, हम कहेंगे 2:3 के बराबर हो जाएगा। तो b अनुपात ए कितना हो चुका है, 2:3, या a अनुपात b की बात करोगे तो 3:, ए अनुपात बी कितना आ गया, 3:2 आ गया, ये आ गया। अब ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है, तो सबसे पहले हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम निकालते हैं, काम ए प्लस बी करते हैं कितने दिन में, 36 दिन में। ए कितना करता है एक दिन में, हम कहा 3 बनाता है, बी कितना बनाता है, 2 बनाता है, इंटू 36, टोटल कितना हो गया, 5 इंटू 36, कहने का मतलब 180 काम कर देते हैं, ये टोटल वर्क आ चुका है। अब इस काम को समय कितना लगेगा, यदि ए अकेला करता है तो हम कहेंगे ऊपर 180 आ जाएगा, और ए की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो कितना 60 दिन लग जाएंगे उसको, यानी ए का समय ये हो गया,
काट दे, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 44, निम्न में से कौन सा समीकरण y अक्ष के समांतर एक रेखा को निरूपित करता है? देखो अब इस प्रकार से समझिए, जब एक रेखा इस प्रकार से काटती है, ये x लाइन है, ये y लाइन है, तो हम कहते हैं कि वो x पर इतने का अंतःखंड काटा है, मान लिया a का अंतःखंड, और y पर b का अंतःखंड काटा है। तब हमारे क्या आते हैं, यहाँ पर इक्वेशन में आप क्या आते हैं कि x भी x पे a का काटा है, y पर b का अंतःखंड काटा है, इस प्रकार से आता है इक्वेशन। जब इसने कोई अंतःखंड काटा ही नहीं किसी लाइन पे, वो कह रहा है कि एक y अक्ष के समांतर रेखा, y अक्ष के समांतर का मतलब क्या है, मेरी रेखा इस प्रकार से y अक्ष के समांतर हो गई है, यानी y अक्ष से हमेशा उसकी दूरी क्या है, बराबर बराबर है। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये y अक्ष है, ये हमारी रेखा थी, इसके समांतर है, यानी ये इस पे कुछ काट ही नहीं रही है, जिस अक्ष पे कुछ काटेगी नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पर काट रही थी y अक्ष को, यहाँ पर जिस अक्ष को काट ही नहीं रही है, तो वो बिंदु ही नहीं होगा उसमें, यानी इसके नीचे आप 0 रख सकते हो, यानी कि जो अंतःखंड काटा है, यदि ये इसको काट ही नहीं रही है तो हम कह देंगे 0 काटा है, और 0 काटा है इसका मतलब ये पूरा पद ही नहीं है। तो जिस भी लाइन को नहीं काटे वो रेखा ही उसके समांतर होगी, और उसको हम लेंगे नहीं, उस अक्ष को या उस टर्म को हम लेंगे नहीं। जैसे y अक्ष और x अक्ष था, किसको नहीं काट रही है, y को नहीं काट रही है, तो जो आपकी इक्वेशन होगी उसके अंदर y नहीं होना चाहिए, y मिलेगा नहीं आपको। तो ऐसी इक्वेशन कौन सी है जिसके अंदर y नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें y नहीं है। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1, जो कि y अक्ष के समांतर है, यानी जिस अक्ष के समांतर होगी उसको काट नहीं रही है, और काट नहीं रही है तो वो पद ही उसके अंदर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर अपना 1 हो गया है, y नहीं होगा इसके अंदर। सवाल नंबर 47, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे इससे को विभाजित करने पर क्रम से इतना बचे। पहले हमने इस प्रकार का एक सवाल किया था, उसमें क्या था कि एक संख्या बताओ जिसको इनसे विभाजित करने पर, यानी कि वो जो संख्या थी उसको विभाजित करना था इन तीनों से। अभी क्या है कि जो संख्या निकाल रहे हैं उससे विभाजित करना है इन तीनों को। पहले क्या था, इसको इन तीनों से विभाजित करने पर, यानी 58 से विभाजित करने पर इतना शेष बचता है, इतना शेष बचता है। अभी जो सवाल है हमारा 58 को, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इन तीनों को विभाजित करने पर इतना इतना बचता है। ऐसा सवाल तो आसान होता है, मगर वो वाला सवाल था वो थोड़ा मुश्किल था। तो आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं यहाँ से। अब ऐसे में क्या करना है कि किसी संख्या से यदि 58 को भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, तो 4 पहले ही घटा दो आप। इसी प्रकार से यहाँ से 3 घटा दो और यहाँ से 7 घटा दो। अब यदि इनको घटाते हो तो यहाँ से 54 आ जाएगा, यहाँ से आपका 3 घटाओगे 72 आ जाएगा, यहाँ आपका 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों के अंदर भाग जाती है, तो हम इसका एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ लोगे तो आपका एचसीएफ देखो 18 आ जाएगा, 18 का तीनों में भाग जाएगा, 18 आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 18, कि 18 से यदि मैं भाग देता हूं तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 शेषफल बचेगा। ये हो गया। सवाल नंबर 69, यदि किसी वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है तो वर्ग की भुजा का माप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप, मान लिया कि वर्ग की भुजा a है मेरी, ठीक है, ये मान लिया, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हमारा हो जाएगा 4a। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हम कहेंगे a² हो जाएगा। वो कह रहा है संख्यात्मक मान बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है। बराबर होने से क्या हो जाएगा, आप a से a काट सकते हो। मैं ये लिख सकता हूँ 4 बराबर है, a से a काट दिया, तो मुझे पता चल चुका है कि भुजा का मान, यानी मेरी भुजा क्या थी, a थी, a बराबर मैंने भुजा माना था, तो a का मान कितना आ गया, 4। तो हमारा आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर 3 हो गया जिसमें 4 आ रहे हैं। तो ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आज का पेपर अपना हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा आपको ये कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर से, और अपनी स्टडी को बनाए रखिए, छोड़ना मत पेपर।
कभी भी आ सकता है। थैंक यू दोस्तों।